हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में जो फ़ोन हम ठीक कर रहे हैं वो है वन प्लस का 9R जो डेड कंडीशन में हमारे पास आया है। और ये फ़ोन चलते चलते हैंग हुआ और ऑफ़ हो गया, उसके बाद दोबारा ऑन ही नहीं हुआ। तो हमने फ़ोन को सबसे पहले पावर सप्लाई पर चेक किया, फ़ोन में कोई शॉर्टिंग नहीं थी किसी भी तरह की। उसके बाद एम्पेयर वगैरह चेक किए तो पता चला कि फ़ोन में CPU की प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स इस मॉडल में जो CPU है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है और CPU को उतारने से पहले हमने CPU के चारों तरफ लगी हुई ब्लैक पेस्ट को हटा दिया काट कर, ताकि CPU को उतारते समय उसके आसपास के लगे हुए कंपोनेंट्स CPU के साथ ही ना उतर जाएं। फ्रेंड्स इस वन प्लस के फ़ोन में जो ब्लैक ग्लू लगी होती है, मतलब इसको सील्ड करने के लिए जो ब्लैक पेस्ट लगाई जाती है वो काफ़ी हार्ड होती है। मतलब कि MI Note 10, Note 10 Pro या फिर पोको के कुछ मॉडल्स या और भी सैमसंग वगैरह के कुछ मॉडल्स हैं जिनके आईसी के चारों तरफ जो ग्लू लगी होती है वो उतनी हार्ड नहीं होती जितनी कि वन प्लस में होती है। तो वन प्लस की जो ब्लैक ग्लू को काटने के लिए जो टेम्परेचर है वो कम से कम आपको 260-70 रखना होगा। उसके बाद आप ब्लैक ग्लू को इजीली काट सकते हैं। काटते हुए भी ध्यान रखना होता है कि जो ब्लेड है हमारी वो ज़्यादा दबा के ना चलाएं, नहीं तो बोर्ड की सप्लाइयाँ भी कट सकती हैं। तो फ्रेंड्स चारों तरफ की जो ब्लैक ग्लू थी हमने काट दिया है। बगल में लगी हुई एक आईसी है उसको हमने कवर कर दिया है। ये जो बगल में आईसी लगी हुई है वो इसकी बेसबैंड आईसी है। तो बाकी फ़ोन के चारों तरफ जो आईसियाँ हैं उन सब को हमने कवर कर दिया ताकि हम सीपीयू को उतारते हुए, मतलब कि सीपीयू को उतारते टाइम बाकी आईसी पर हीट ना पड़े। तो उसके लिए हमने सीपीयू के चारों तरफ टेप लगा दी है और एक साइड से जाली को कट कर दिया है जिससे कि आईसी को उतारने में आसानी हो। चारों तरफ से कवर करने के बाद फ्रेंड्स इस आईसी के ऊपर जो रैम लगी हुई है वो भी काफ़ी पतली होती है, तो उतारने के लिए काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान मतलब कि उतारते समय कोशिश करें कि आईसी बेंड ना हो। आईसी को उतारने के लिए एयर जो है वो हमने 3 पर एयर का फ्लो रखा है और हीट का जो टेम्परेचर है वो 260 से 70 के बीच में रखा है। और आईसी को लगभग 30 से 40 सेकंड लगातार चारों तरफ से गर्म करने के बाद हम आईसी को उतारना शुरू करेंगे। तीन सौ साठ से 70 का जो टेम्परेचर है उस पर आसानी से आईसी उतर जाती है और ख़राब भी नहीं होती। बस ध्यान क्या रखना होता है किसी भी बड़ी आईसी को उतारने के लिए कि आईसी बेंड ना हो। रैम उतर चुकी है, बारी सीपी को उतारने की। सेम टेम्परेचर और सेम हीट। कोशिश करेंगे आईसी चारों तरफ से अच्छे से गर्म हो और हीट बेंड ना हो उतारते समय। सीपीयू भी हमारी उतर चुकी है। अब बारी है पैड्स को क्लीन करने की। आईसी के जो पैड्स हैं मदरबोर्ड पर उनको क्लीन करने की, और क्लीन करने के लिए जो हमने आयरन यूज़ किया है वो कोई ज़्यादा एडवांस या कोई बहुत ज़्यादा महंगे वाला आयरन नहीं है। ये सोल्ड्रॉन कंपनी का आयरन है, मार्केट में 300 रुपये के आसपास आसानी से मिल जाता है। ये 25 वाट का आयरन है और मोटी बिट के साथ आता है। तो पहले हमने इसको आयरन से मोटा मोटा साफ़ करने के बाद उस पर जो फ्लक्स पेस्ट लगी थी उसको हमने साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया। अब बारी है बोर्ड पे जो पैड्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से क्लीन करने की और बची हुई जो ब्लैक ग्लू है जो आईसी के नीचे थी उसको साफ़ करने की। तो इसको साफ़ करने के लिए जिस ब्लेड से हमने आईसी को उतारा था उसी ब्लेड का हम यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही साथ मशीन का जो टेम्परेचर है वो 260 से 70 पे रखना है। आईसी को उतारने के लिए हमने 360-70 रखा था और ये जो पैड्स हैं इनको साफ़ करने के लिए हमने जो मशीन का टेम्परेचर है वो 260 से 70 रखा है और एयर सेम आप 3 पर रख सकते हैं। अब फाइनल क्लीनिंग के लिए जो पैड्स हैं उनको हम डिसोल्डर वायर से फ्लक्स पेस्ट लगा कर डिसोल्डर वायर से साफ़ करेंगे। उसके बाद फ्लक्स पेस्ट को अच्छे से साफ़ कर देंगे चारों तरफ से। फ्रेंड्स किसी भी फ़ोन में अगर आप सीपीयू पे काम कर रहे हैं तो सफाई का आपने बहुत ख्याल रखना है। मान लीजिए अगर आपने किसी फ्रेंड्स पैड्स पर से ब्लैक ग्लू हटाने के लिए जो टेम्परेचर है वो 260-70 ही रखेंगे। आईसी किसी भी आईसी के किसी भी साइड को क्लीन करने के लिए
जो टेम्परेचर है 260-70, एयर का फ्लो आप 2 से 3 पर रख सकते हैं। तो फ्रेंड जितनी भी सीपीयू होती हैं बड़े साइज़ की या छोटे साइज़ की, अगर आप सीपीयू पे काम कर रहे हैं तो सफाई का काफ़ी ध्यान रखना होता है। अगर फ्लक्स पेस्ट आसपास में कंपोनेंट पे जम गई है या किसी आईसी में चली गई है तो उसकी वजह से फ़ोन में सीपीयू प्रॉपर तरीके से लगाने के बाद भी फ़ोन आपका ऑन नहीं होगा। या फिर आपने कोई सीपीयू लगाई है और आपको लगता है कि आपने बिल्कुल ओके लगा दी है और लेकिन फ़ोन ऑन नहीं हुआ, तो आईसी को दोबारा उतारने से पहले एक बार फ़ोन की सर्विस ज़रूर कर दें। अगर पेस्ट एक्स्ट्रा दाएं बाएं अगर लगी हुई है तो अगर आप शुरू से ही सफाई का ध्यान रखेंगे तो आपको वो सब नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स सीपीयू को हमने साफ़ कर लिया है और सीपीयू को बैक साइड से भी हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है डिसोल्डर वायर की हेल्प से। सभी ब्लैक पैड्स को भी हमने अच्छे से साफ़ कर दिया ताकि आईसी लगाते हुए सभी बोल्स की कनेक्टिविटी अच्छे से रहे। फिर उसके बाद हमने आईसी पे लगे हुए सभी कैपेसिटर्स को डिसोल्डर वायर की हेल्प से हटा दिया है। ये सभी कैपेसिटर हटाने का जो मेन कारण था वो ये था कि इस सीपीयू की जो स्टेंसिल है यानी कि आईसी को रिवॉल्व करने वाली जो जाली होती है वो सेम हमारे पास नहीं है। तो इस आईसी को हम रिवॉल्व यूनिवर्सल जाली में ही रिवॉल्व करेंगे। यूनिवर्सल अगर कोई भी आईसी होती है यानी कि सीपीयू बड़े साइज़ की सीपीयू होती है और अगर यूनिवर्सल जाली का यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी परेशानी होती है रिवॉल्व करने में। अगर सेम आईसी की जाली है तो किसी भी आईसी को आसानी से रिवॉल्व किया जा सकता है। आईसी को रिवॉल्व करने से पहले जितने भी कैपेसिटर्स हमने उतारे थे उन सभी कैपेसिटर्स के प्रिंट को हम यूवी ग्लू की हेल्प से, यूवी मास्किंग ग्लू की हेल्प से कवर कर लेंगे ताकि यूनिवर्सल जाली में इसको रिवॉल्व करने के टाइम पर कोई परेशानी ना आए, आईसी रिवॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। फ्रेंड्स जो मास्किंग ग्लू हम लगा रहे हैं वो एक थिन लेयर लगा रहे हैं, काफ़ी पतली लेयर लगा रहे हैं। ज़्यादा मोटी लेयर होगी तो आईसी रिवॉल्व करने के टाइम पर जो कैपेसिटर्स के आसपास के जो बोल्स हैं उनका साइज़ बड़ा हो सकता है, यानी कि बड़े साइज़ की बनेंगी तो उसके अगल बगल की जो बोल्स हैं वो छोटी बनेंगी, जिसकी वजह से जो बड़ी बोल्स हैं वो तो कनेक्ट हो जाएंगी मदरबोर्ड पे आईसी को लगाने के टाइम पर, और छोटी बोलें वो नहीं कनेक्ट हो पाएंगी। फ्रेंड मास्किंग ग्लू लगाने के बाद यूवी लाइट से हमने उसको सुखा दिया है। सुखाने के बाद अब बारी है आईसी को रिवॉल्व करने की। तो रिवॉल्व करने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास जो स्टेंसिल है वो सेम नहीं है, हम इसको यूनिवर्सल स्टेंसिल में रिवॉल्व करेंगे। पीपीडी पेस्ट जो हम यूज़ करें वो मैकेनिक कंपनी की है, 183 डिग्री टेम्परेचर पर मेल्ट होने वाली। आईसी को रिवॉल्व करने के टाइम पर एयर का फ्लो हम रखेंगे 1 पर, 0 पर भी रख सकते हैं। कुछ मशीनों में 0 पर भी इतनी एयर आती है कि आईसी रिवॉल्व करने के लिए काफ़ी होती है। और जो हीटिंग टेम्परेचर है वो 260 पर रखेंगे हम। तो फ्रेंड्स आईसी हमारी एक के बार में काफ़ी अच्छी रिवॉल्व हो गई है। अब आईसी को हम साफ़ कर देंगे। कभी कभी आईसी रिवॉल्व करने के टाइम पर कुछ बोल्स छूट जाती हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। तो सेम साइज़ की बोल आप यहाँ पर लगाकर हीट करके उसको रिपेयर कर सकते हैं। दोबारा आईसी को ख़राब करके दोबारा रिवॉल्व करके इतना मतलब कि इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। पर ध्यान ये रखना होता है जो बोल आपने लगाई है उसका साइज़ आसपास की बोल से छोटा ना हो, बराबर हो, या 19-20 बड़ा होगा तो भी चलेगा। अब बारी है रैम को रिवॉल्व करने की। इस रैम को रिवॉल्व करना यानी कि इस साइज़ की रैम को रिवॉल्व करना काफ़ी इजी होता है और हमारे पास इस रैम की सेम स्टेंसिल भी है तो इसको आसानी से रिवॉल्व कर लिया गया। हालांकि कुछ प्रैक्टिस के बाद अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है आईसी रिवॉल्व करने की तो आप यूनिवर्सल जाली में भी किसी भी बड़ी से बड़ी सीपीयू या किसी भी आईसी को, बड़ी से बड़ी आईसी को आसानी के साथ रिवॉल्व कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, अब बारी है सभी कैपेसिटर्स को वापस लगाने की। तो जो मास्किंग ग्लू हमने लगाई थी उसको हम पहले स्क्रैच करके हटा देंगे। सभी प्रिंट्स को हमने धीरे धीरे साफ़ कर लिया है। सभी के ऊपर लगी हुई मास्किंग ग्लू को हमने साफ़ कर दिया। अब हल्की फ्लक्स पेस्ट लगाकर सभी कैपेसिटर्स को अपने अपने जगह पर सेट कर देंगे। तो सभी कैपेसिटर्स को हमने एक डिसोल्डर वायर के साथ ही उतारा था और उसी के साथ इनको रख दिया था ताकि कोई मिस ना हो। सभी कैपेसिटर्स का लगाना ज़रूरी है और कोशिश करें कि सभी के सभी कैपेसिटर्स लगाए जाएं वापस, कोई भी गुम ना हो। अगर मजबूरन कोई कैपेसिटर गुम हो भी जाता है तो कुछ नहीं कर सकते, आपको आईसी ऐसे ही लगानी होगी। हमने भी इस आईसी को रिवॉल्व करने के टाइम पर काफ़ी ध्यान रखा कि कोई कैपेसिटर गुम ना हो, लेकिन फिर भी हमसे एक कैपेसिटर मिसप्लेस हो गया था। सेम जाली ना होने की वजह से टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाता है। कैपेसिटर अगर हमारे पास सेम जाली होती यानी कि सेम स्टेंसिल होती तो हमें इन कैपेसिटर्स को उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही दोबारा लगाने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि इन कैपेसिटर्स की वजह से, इन कैपेसिटर्स के लगे होने की वजह से आप यूनिवर्सल जाली में आईसी को रिवॉल्व नहीं कर सकते थे। सभी कैपेसिटर्स को हमने जाली पर आईसी पर सेट कर दिया। बारी है आईसी को लगाने की। आईसी को लगाने के लिए जो टेम्परेचर हमने आईसी को उतारने के लिए यूज़ किया था सेम टेम्परेचर एयर को हम यूज़ करेंगे। डायरेक्शन ध्यान रखेंगे आईसी की लगाने से पहले। गलती से उल्टी लग गई तो सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। लगभग 30 से 40 सेकंड तक चारों तरफ से अच्छे से हीट करने के बाद आईसी लग जाती है। हमेशा आईसी को लगाने के बाद हल्का सा हिलाकर या ऊपर से ज़रूर दबाएं। ऐसा करने से आईसी के प्रॉपर सभी बोल्स के अपने अपने पैड्स पर चिपकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमने दाएं बाएं से और ऊपर से हल्का हल्का आईसी को हिलाया। रिवॉल्व करने के टाइम पर पीछे के पैड्स कुछ अपसेट हो गए थे तो उनको दोबारा क्लीन करके रैम को भी हमने वापस, अगर कोई पैड ब्लैक दिखाई देता है तो उसको स्क्रैच करके साफ़ करें। बारी रैम को लगाने की, डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तो हमने डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए सीपीयू को लगा दिया, साथ ही साथ रैम को भी वापस सीपीयू के ऊपर लगा दिया। रैम जो है वो सैमसंग कंपनी की है, सीपीयू भी सैमसंग कंपनी की ही थी इस फ़ोन में। तो फ्रेंड्स, हमारी दोनों चीज़ें अच्छे से लग चुकी हैं। दोनों ऐसे अच्छे से लग चुकी हैं। अब बारी है फ़ोन को चेक करने की, मदरबोर्ड को, कि ऑन हुआ है कि नहीं। फ़ोन को ऑन करने से पहले अच्छे से इसको ठंडा कर देंगे। चारों तरफ जो टेप लगाई थी हमने, बाकी आईसी को हीट होने से बचाने के लिए उसको उतार दिया है। आईसी बोर्ड को काफ़ी हद तक ठंडा कर दिया है। अब बारी है मदरबोर्ड को फ़ोन में लगाकर चेक करने की कि हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है।
ऑन होने पर ही काम ख़त्म नहीं होता, देखना होता है कि पूरा आगे बढ़ता है कि नहीं, टच वगैरह ठीक से काम करती है कि नहीं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।